नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। तो बहुत जल्दी से सभी आ जाएंगे और बस मैं आपके कमेंट्स लगा लेती हूँ, फिर सेशन को बढ़िया से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और आज तो वैसे भी आपकी लास्ट क्लास ही बची है। आज एक ही टॉपिक रह गया है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। बहुत अच्छे से जानते ही हो। जी जी। तो कैसे हैं आप सभी। पृथ्वी की संरचना के बारे में हम बात करेंगे आज। ओके, चलिए तो ध्यान देंगे यहाँ सभी साथी, बहुत बढ़िया से बहुत अच्छे से पढ़ना है सबको। मैम, बेबी भी सो रहा है। चलिए, गुड आफ्टरनून। तो यहाँ पे बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पहले तो मैप दिखाया जाए कैसी है। कुछ ये देख सकते हैं आप, ये देख रहे हो आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना का मैप, ये है। जैसे जैसे याद रखना, पृथ्वी के हम अंदर की ओर जाते रहते हैं ना, तो पृथ्वी का तापमान जो होता है, टेम्परेचर, वो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस की दर से बढ़ता जाता है। अब आपको ये पता है इसके अंदर के पार्ट को क्या कहते हैं। ये बिल्कुल अंदर वाला क्या है, आंतरिक कोड। इसमें थोड़ा सा ये थोड़ी डार्क हुई तो ये बाह्य कोड, और ये मेंटल, और ये भू भू प्रॉपर्टी। ये क्या है, भू प्रॉपर्टी। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ऊपर क्या है, भू प्रॉपर्टी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखें, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, उनकी महत्वपूर्ण असंतताएं हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। पृथ्वी के अंदर ना बहुत सारी असंतताएं हैं, जिसे क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये पृथ्वी के अंदर का पार्ट है। ऊपर तो ये ग्रीन कलर की आपको धरती दिख रही है, लेकिन ये जो अंदर का पार्ट है, इसको कितने भागों में बांट कर पढ़ते हैं, 2 में 3 में 4 में 5 में। तो आप क्या बताओगे, तो आप बताओगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में बांट कर पढ़ते हैं, तो आप क्या बोलोगे, 3। 3 वो कौन कौन सी हैं, तो आप बोलोगे, देखिए मैम, पहले नंबर पे तो है क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर। 3 भागों में हो गया। ये बात आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। तो यहाँ पे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये अवस्था, ठोस, द्रव, पदार्थ, तत्व, ये तो हो गई है। यहाँ पे आप आते हैं तो पृथ्वी की जो परतें हैं, एक तो है क्रस्ट, दूसरी मेंटल, तीसरी कोर। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। पृथ्वी की कितनी परतें हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। पृथ्वी की पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। पहली बात तो ये पता होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, कि है ना, तो वो कौन कौन सी हैं, पृथ्वी की 3 परतें, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस तरीके से पूछी जाएंगी। तो नंबर 1, भू प्रॉपर्टी, इसे क्रस्ट बोलते हैं। नंबर दूसरा कौन सा है, मेंटल। और नंबर तीसरा है कोर।
ये है पृथ्वी की आंतरिक जो अंदर की परतें। देखो सबसे नीचे कौन सी है, कोर, उसके ऊपर मेंटल और उससे ऊपर क्रस्ट, ये हो गया। अब जो क्रस्ट है वो किन दो से मिलकर बनी है ये बताइए, जो क्रस्ट है वो किन दो से मिलकर बनी है ये बताइए सभी, क्रस्ट किन दो से मिलकर बनी है? तो ये ध्यान रखना, रासायनिक रूप से भी ना परतों को 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं, रासायनिक रूप से भी। सबसे नीचे वाली कोर, फिर मेंटल, फिर क्रस्ट। इसके बाद ध्यान रखेंगे रासायनिक रूप से पृथ्वी को इन भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले क्रस्ट, ये 8 से 40 किलोमीटर तक मिलेगी, और ऊपरी मेंटल जो मिलेगी ये 600 से 40 किलोमीटर तक मिलेगी। निचली मेंटल जो मिलेगी वो 660 से 2700 के बीच में मिलेगी। अभी दिखाती हूँ, जैसे यहाँ पे कि मैम ये जो है ऊपरी मेंटल ये कहाँ तक मिलेगी, 8 से 40 किलोमीटर के बीच में क्रस्ट। ऊपरी मेंटल भी देख सकते हैं कहाँ से कहाँ तक मिलेगी, देख रहे हो ना आप, आराम से यहाँ तक देखो कि मैम ये जो मेंटल है लगभग 700 किलोमीटर के आसपास तक मिलती है। बाहरी कोर तो आप मिलोगे मैम 2900 किलोमीटर तक, लेकिन जो आंतरिक कोर है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इतना भी आपको ये ध्यान रखना है। अब एक एक करके इनके बारे में हम पढ़ते चलेंगे। जैसे सबसे पहले तो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो 3 भागों से मिलकर बना है। किन किन से? पृथ्वी के जो अंदर का पार्ट है वो 3 भागों से मिलकर बना है, एक तो क्रस्ट, मेंटल, क्रोड। क्रस्ट क्या है? सबसे पहले तो क्रस्ट ये बताइए, तो आप बोलोगे मैम ये पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस भाग है। पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस भाग, पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस भाग है। पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस भाग है, ये याद रखेंगे। इस परत को लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। इस परत को क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ये ठोस परत पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है। क्रस्ट की मोटाई महासागरों और महाद्वीपों पर क्या होती है? अलग अलग होती है, ये भी ध्यान रखेंगे। और क्रस्ट की मोटाई महासागरों में कम व महाद्वीपों पर ज्यादा होती है। तो यह पृथ्वी की क्या है? अगर मैं कहने लगी भूप्रपट्टी क्या है? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, ये सबसे निचली परत, तो आप क्या बोलोगे? ये मैम पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, ये ध्यान रखेंगे। और ये जो है महाद्वीपीय क्षेत्रों में यह मोटी होती है। जो भूप्रपट्टी होती है ना, तो वो महाद्वीपीय क्षेत्रों में कैसी होती है? महाद्वीपीय क्षेत्रों में मोटी, और जबकि महासागरीय क्षेत्रों में क्या होती है? पतली। क्या होती है महासागरीय क्षेत्रों में? पतली। जब ये लाइन लिखी है कि क्रस्ट की मोटाई महासागरों और महाद्वीपों पर अलग होती है, क्योंकि महासागरों पर ये क्या होती है? महासागरों पर ये होती है पतली, और महाद्वीपों पर ये क्या होती है? मोटी। ये फर्क होता है। ओके मैम, ये फर्क होता है, ठीक है। इसके बाद भूप्रपट्टी के मुख्य तत्व क्या हैं? तो आप बोलोगे मैम सिलिका, एल्यूमिनियम। सिलिका और एल्यूमिनियम है। इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट तत्व हैं क्रस्ट के, वो क्या हैं? तो इस परत को सियाल कहते हैं, क्योंकि इसका निर्माण किससे हुआ है? क्योंकि इसका निर्माण किससे हुआ है भूप्रपट्टी का, ये पूछा जा सकता है। सिलिका और एल्यूमिनियम से होता है, सिलिका और एल्यूमिनियम से, ये ध्यान रखना। तो याद रखना कि जो भूप्रपट्टी के मुख्य घटक तत्व है या जिनसे इसका निर्माण हो रहा है वो सिलिका और एल्यूमिनियम है, जिन्हें एक साथ क्या कहा जाता है? जिन्हें एक साथ अगर पढ़ना चाहे तो क्या बोलते हैं? सियाल। क्या बोलते हैं? जिन्हें एक साथ मिलाकर क्या बोला जाता है? सियाल मोना बोला जाता है। महाद्वीपों के नीचे भूप्रपट्टी लगभग 35 किलोमीटर मोटी होती है, जबकि महासागर तल पर केवल 5 किलोमीटर। ये भी आप ध्यान रखना कि जो महाद्वीपों पर ये कितने किलोमीटर होती है? 35 किलोमीटर मोटी, 35 किलोमीटर मोटी हो सकती है, इतनी मोटी। और जबकि महासागर तल पर ये केवल 5 किलोमीटर तक, ओनली 5 किलोमीटर तक पतली, बस इतना ही है। तो ये याद रखेंगे। भूप्रपट्टी के पदार्थों का औसत घनत्व क्या होता है? 3 g प्रति सेमी होता है।
तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। ये क्या है? पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत। पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो कितने भागों से मिलकर बना है? 3 से। सबसे ऊपरी भाग को क्रस्ट या भूपर्पटी बोलते हैं, दूसरे को मेंटल, तीसरे को कोर बोला जाता है। क्रस्ट को इंग्लिश में भूपर्पटी, क्रस्ट हिंदी ये सब कह सकते हैं। मतलब क्रस्ट इंग्लिश में नाम है और हिंदी में भूपर्पटी कहते हैं। हिंदी में क्रस्ट को क्या कहते हैं? भूपर्पटी। और इस परत को लिथोस्फीयर भी कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। ओके, ये ठोस परत पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है। क्रस्ट की मोटाई महासागरों और महाद्वीपों पर क्या होती है? अलग अलग होती है। यहां तक आपको क्लियर हो गया है? यहां तक आपको क्लियर हो गया? हाँ जी। अब इसके बाद इस परत को मैंने क्या बोला? अच्छा, सियाल किस परत को कहा जाता है? सियाल बताया ना मैंने, सियाल किस परत को कहा जाता है। तो आप बोलोगे मैम सिलिका और एल्यूमिनियम जो है क्रस्ट के बनने में ये निर्माण कार्य है। मतलब जो निर्माण हो रहा है क्रस्ट का वो सिलिका और एल्यूमिनियम मुख्य घटक माने जा रहे हैं। तो जिन्हें एक साथ क्या कहा जा रहा है? सियाल। तो ये दीपक वर्मा मैम कंबाइंड पीडीएफ नहीं है। अरे आज क्लास ऑफ तो होने दो। हाँ बस आज ये लास्ट क्लास है, अब नहीं होगी, बस ये ध्यान रखेंगे। आज ये लास्ट क्लास। हाँ जी आज लास्ट क्लास है, अब नहीं होगी। अब मेंटल को, अब आता है दूसरा मेंटल। अब दूसरा आता है मेंटल। ये क्लियर हो गया क्रस्ट के बारे में और बताऊं अभी? मेंटल, मेंटल आपको किसके नीचे मिलेगा पहले ये बताओ। मेंटल आपको किसके नीचे मिलेगा? तो मेंटल आप बोलोगे मैम भूपर्पटी के नीचे, क्योंकि सबसे ऊपर क्या है? भूपर्पटी, उसके नीचे मेंटल, उसके नीचे मेंटल। ओजोन डे रूपाली 16 सितंबर। यहां तक यह ध्यान रखेंगे कि जो भूपर्पटी के नीचे वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मेंटल कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भूपर्पटी के क्रस्ट के निचले भाग को मेंटल कहा जाता है। क्रस्ट या ये भी कह सकते हैं भूपर्पटी के, भूपर्पटी के निचले भाग को मेंटल कहा जाता है। और इसका निर्माण कैसे होता है ये बता दीजिए। तो इसका जो निर्माण होता है मेंटल की क्या है बताओ? इसका निर्माण सिलिका प्लस मैग्नीशियम से हुआ है। किसका? सिलिका प्लस मैग्नीशियम से हुआ है। ये बात बहुत अच्छे से याद रखेंगे। और इसलिए इस परत को क्या कहा जाता है? सीमा कहा जाता है। इसीलिए इस परत को क्या कहा जाता है? सीमा कहा जाता है। इसीलिए इस परत को क्या कहा जाता है? सीमा कहा जाता है। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। शालिनी अभी बता रही हूं। यहाँ पे मैंने आपको एक मैप और दिखेगा, देखो ये ध्यान से देखना। ये एक मैप है। अगर जीरो से आप यहां देख रहे हो ना, ये देख रहे हो आप, ऊपर देखो, कोनराड असंबद्धता किस किस के बीच में मिलेगी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, जैसे कोनराड असंबद्धता है तो एरो कहाँ लगा हुआ है? एरो आपका यहाँ लगा हुआ है। तो कोनराड असंबद्धता अपरी ऊपर क्रस्ट या लोअर क्रस्ट के बीच में मिलेगी। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच कौन सी असंबद्धता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा जाता है जी, एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप बोलोगे मैम जो कोनराड असंबद्धता है वो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में मिलेगी। अब आता है मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी। ये मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी जो है ये लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में मिलेगी। लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में मिलेगी। ये भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। रेपेटी असंबद्धता ये अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में मिलेगी। और गुटेनबर्ग असंबद्धता लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में। और ये जो लेहमैन असंबद्धता है ये आप देख सकते हैं, ये आपको आउटर कोर और इनर कोर के बीच में मिलेगी। हाँ, मेरी वाईटी पर ग्रुप डी में क्लास होती है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। आज मैं भारत की नदियां पढ़ाने जा रही हूँ, तो आप वहां पर भी ऐड हो सकते हैं।
ओके, यहाँ तक समझ में आया। तो आपको कितनी असंबद्धता याद करनी है, जरा इन्हें गिनना। 1 2 3 4 5। कितनी असंबद्धता याद करनी है आपको? 5 असंबद्धताएं याद करनी है। कितनी? 5। देखो, एक है कॉनराड असंबद्धता, दूसरी है मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी, तीसरी है रेपेटी, चौथी है गुटेनबर्ग और पांचवी है लेहमैन। ये किसके किसके बीच में है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है, ये आपको याद करनी है। ये आपको मतलब याद करनी है। अच्छा कि मैम हम समझ में आ गया है, ये बात हम आगे से ध्यान रखेंगे। ये हर एक एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, आप परेशान मत हो। ठीक है, आगे चलते हैं। ये समझ में आया कि 0 किलोमीटर से लेके 12 किलोमीटर तक तो है अपर क्रस्ट, 12 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक है लोअर क्रस्ट, 30 किलोमीटर से 70 किलोमीटर है अपर मेंटल, 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक है लोअर मेंटल, 2900 से 5150 के बीच में आउटर कोर, 5150 से 6371 के बीच में इनर कोर मिलेगी। यहां तक समझ में आया? तो कितनी असंबद्धता है याद करो? कॉनराड, मोहरोविक, रेपेटी, गुटेनबर्ग, लेहमैन। कम 5 तो आपको 101% याद करनी ही करनी है। 5 तो आपको 101% याद करनी है। कॉनराड है, मोहरोविक है, रेपेटी है, गुटेनबर्ग है और लेहमैन। कॉनराड, मोहरोविक, रेपेटी, गुटेनबर्ग, लेहमैन। ये आप पहले आराम से देख लो, फिर उसके बाद देखना। हाँ जी, ये जो है ना, ये जो कोनराड असंबद्धता है, मोहरिक डिसकंटिन्यूटी, रेपेटी असंबद्धता, नाम याद हो गया। ये जो है ये क्या करती हैं? पृथ्वी के आंतरिक भागों के बीच विभाजन का काम करती हैं। ये सारी पृथ्वी के आंतरिक भागों के बीच क्या करती है? पृथ्वी के आंतरिक, हाँ जी उपाध्याय, पृथ्वी के आंतरिक भागों के बीच विभाजन का काम। जैसे आप यहाँ पे ऊपरी भूपर्पटी, ये ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को अलग करने वाला कोनराड है। अपर मेंटल और लोअर मेंटल को अलग करने वाला कौन है? मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी। अच्छा, जो लोअर मेंटल और आउटर है ये आपको ध्यान रखना, ये रेपेटी असंबद्धता। मेंटल और बाहरी कोर, मेंटल, ये मेंटल और बाहरी कोर के बीच में ये क्या है? तो आप बोलोगे मैम बाहरी कोर और भीतरी कोर को अलग करती हैं, ये आपका लेहमैन। अब ये किसी को ऐसे याद ना होगा, ये क्या है? पृथ्वी के आंतरिक भागों के बीच का विभाजन। तो ये आपको ये पता चल गया। इसके बाद ये कुछ इस तरीके से देख लो कि इतना क्रस्ट है, इतना ऊपरी मेंटल, इतना निचली मेंटल, इतना बाह्य कोट, इतना ये देखो, ये देखो ये कितना स्वीट सा मैप दे रखा है, यहाँ पे ये देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। अब तो आपको बहुत क्लियर हो गया होगा ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना, अब तो मैप भी आपने देख लिया। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में कॉनराड असंबद्धता है, निचला क्रस्ट और ऊपरी क्रस्ट के बीच में मोहरोविक, ऊपरी मेंटल निचली मेंटल के बीच में रैपिटी, मेंटल और बाह्य कोट के बीच में गुटेनबर्ग, बाह्य कोट और आंतरिक कोट के बीच में लेहमैन असंबद्धता। अभी क्लियर है? ये बताओ, अभी यहां तक समझ आया? अब आप ये देख लो, देखो एक मैप में ये लेकर आई हूं कि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ये देखिए कॉनराड मतलब ये क्या करती है? ये पृथ्वी के आंतरिक भागों के बीच विभाजन, पृथ्वी के आंतरिक भागों के बीच विभाजन, पृथ्वी के पृथ्वी के आंतरिक भागों के बीच विभाजन, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में कॉनराड असंबद्धता, निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में मोहरोविक असंबद्धता, ऊपरी मेंटल निचली मेंटल के बीच में रैपिटी और निचली मेंटल और बाह्य कोट के बीच में गुटेनबर्ग, बाह्य कोट और आंतरिक कोट के बीच में लेहमैन। ये आपको 101% याद करनी पड़ेगी, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्लियर है? आगे मैं मैप इसीलिए लेकर आई हूं, तो क्रस्ट के बारे में तो आपने पढ़ लिया ना, और मेंटल के बारे में भी पढ़ लिया आपने।
तो ये अब एक ये पीडीएफ भी है, चाहे तो आप इससे भी पढ़ सकते हैं। ये है कि इस परत को लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। ये ठोस परत पृथ्वी का सबसे बाहरी परत है, याद रखना। जो भूपर्पटी है वो कैसी है? ठोस। क्या है? ठोस। क्रस्ट की मोटाई महासागरों और महाद्वीपों पर अलग होती है। महाद्वीपों पर मोटी होती है और महासागरों पर बहुत पतली, 5 किलोमीटर तक पतली हो सकती है और महाद्वीपों पर 35 किलोमीटर तक मोटी हो सकती है। आगे, क्रस्ट की मोटाई महासागरों में कम व महाद्वीपों पर ज्यादा होती है। इस परत को क्या कहा जाता है? सियाल। किसको? क्रस्ट को। और इसका निर्माण किससे होता है? सियाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके निर्माण में जो सिलिका और एल्यूमिनियम है वो मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये तो इसलिए इसका निर्माण सिलिका और एल्यूमिनियम से हुआ है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छे से समझना है। देखो, अगर आपका किसी बच्चे को ये भी रहा होगा कि मैम हाँ मैं आराम से कोई क्लास ले ली होगी मैंने स्पीड में, वरना तो मैं बहुत ही अच्छे से आपको अच्छे से समझाने वाली हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो यही आपको अच्छे से पढ़ना है। बस 3 ही तो याद रखनी है, कुछ याद नहीं करना। बस भूपर्पटी के बारे में जानना, मेंटल के बारे में, कोर के बारे में, खत्म। ये मेंटल है। क्रस्ट के निचले भाग को क्या कहा जाता है? क्रस्ट के निचले भाग को ही तो कहते हैं मेंटल। इसका निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है, इसलिए इस परत को क्या कहा जाता है? सीमा कहा जाता है। मेंटल को पाइरोस्फीयर कहा जाता है। मेंटल को व्हाइट ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। मेंटल को व्हाइट ऑफ द अर्थ। अब ये है क्रोड, ये मेंटल के निचला भाग है, मतलब क्रोड को कोर भी बोल सकते हैं। पृथ्वी के केंद्र को घेरने वाली सबसे भीतरी परत है। केंद्र को घेरने वाली सबसे भीतरी परत इनर मोस्ट लेयर है, इसकी त्रिज्या कह सकते हैं कि 3500 किलोमीटर होती है। भूपर्पटी पृथ्वी के कुल आयतन का केवल 0.5% बनाती है। 0.5%। भाई ये आपको याद रखना है। और इसको क्रोड को भी 2 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है, एक तो आंतरिक कोड और एक बाह्य कोड। याद रखना, ये जो क्रोड है, यहाँ पे क्रोड जो है, क्रोड, बस हो गया ये चैप्टर भी फिनिश। क्रोड बोल सकते हैं या कोर बोल सकते हैं। क्रोड को 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, 2 भागों में विभाजित। कैसे 2 भागों में विभाजित? तो आप बोलोगे एक का नाम क्या है? आंतरिक कोर। कोर भी आंतरिक कोर है और एक है बाहरी कोर। बाहरी कोर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आउटर कोर। आउटर कोर बोलते हैं। अब जो आंतरिक कोर है, याद रखना ये ठोस अवस्था में है। याद रखना ये ठोस अवस्था में है। और ये जो है बाहरी कोर, ये द्रव या अर्ध द्रव अवस्था में, द्रव भी बोल सकते हैं या अर्ध द्रव अवस्था में। ठीक, ये आपको पढ़ना है। अब जो कोर है, इसका निर्माण, कोर मुख्य रूप से लोहे और निकिल से बनी होती है। लोहे से और निकिल से। ये वेरी इंपॉर्टेंट कि भूपर्पटी किससे बन रही है, मेंटल किससे बन रही है और कोर किससे बन रही है। एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? निकेल आयरन कहा जाता है। यानी निकेल आयरन का मतलब इसे निफे कहते हैं। कोर को क्या कहते हैं? कोर को निफे। किसको कहा जाता है? कोर को कहा जाता है। क्यों निफे कहा जाता है? क्योंकि इसका जो मोस्टली जो पार्ट है, जो उसका निर्माण हो रहा है, वो किससे हो रहा है? लोहे से और निकिल से हो रहा है। यानी लोहे को Fe बोलते हैं और निकिल को Ni से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? निफे। इस कोर का नाम क्या है? निफे। इस कोर का नाम क्या है? निफे। और मेंटल को बोलते हैं सीमा, और भूपर्पटी को क्या बोलते हैं? सियाल। किसको सियाल बोला जाता है? पता है ना, सियाल। SI और एल्यूमिनियम, सिलिका और एल्यूमिनियम से जो बनेगा उसे सियाल बोलेंगे, यानी भूपर्पटी को। मेंटल जो बनी हुई है सिलिका प्लस मैग्नीशियम से, इसलिए उसे सीमा बोलेंगे। और कोर बना हुआ है निकिल और फेरस से, तो इसलिए इसे निफे बोलते हैं कोर को।
आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। ये पूरा आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना वाला भी टॉपिक हो गया है ना? यहां तक समझ में आया ना? ये सारी असंबद्धताएं पढ़ लोगे ना, जैसे मोह असंबद्धता बता दिए मैंने, सारी असंबद्धता एक एक अलग अलग मिलेगी। जैसे कोनराड असंबद्धता, ये यहाँ पे लिखी हुई भी है कि जो कोनराड असंबद्धता है वो ऊपरी क्रस्ट को निचले क्रस्ट से अलग करती है। निचले क्रस्ट से अलग करती है, निचले क्रस्ट से। इसके बाद मोह असंबद्धता, मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी, ये किसको अलग करती है? पहले तो ये देखो कि अच्छा ये मोह असंबद्धता या इसे क्या बोलते हैं, मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी, ये किस किस को अलग करती है? किसी को वैसे याद ना हो तो मैप से याद ना हो तो इस तरीके से सीधा सीधा लिखा हुआ है, वैसे भी पढ़ सकते हैं, है ना? अच्छा, ये क्रस्टर मेंटल को अलग, पृथक का मतलब होता है अलग करना, सेपरेट करना। तीसरा रेपेटी असंबद्धता, रेपेटी ये किस किस को अलग करती है? ये ऊपरी मेंटल को निचले मेंटल से अलग करती है, यानी पृथक करती है। गुटेनबर्ग असंबद्धता, ये मेंटल को क्रोड से विभाजित करती है, ये याद रखना। और लेहमैन असंबद्धता, ऊपरी कोड या बाह्य कोड को आंतरिक कोड से पृथक, पृथक का मतलब अलग करना, सेपरेट करना। तो ये आपका यहाँ पर पूरा ये टॉपिक हो गया है। अब आते हैं जल संधि पर। जल संधि ज्यादा ही नहीं है, थोड़ी सी है। जल संधि तो वैसे शायद मैंने करा दी थी एक बार तो मैं, है ना? ये दोबारा करा दूं? जैसे भारत और पाक के बीच में, भारत और पाक को कौन अलग करता है? देखिए भारत कहाँ पर है, भारत ये है, इंडिया लिखा हुआ है। पाक कहाँ, ये भारत, भारत और श्रीलंका को अलग करती है। भारत को श्रीलंका से अलग करती है। ये भारत है, ये इंडिया और ये श्रीलंका। और पाक स्ट्रेट कहां पर है? ये रही पाक जल संधि। ये ओके। अब दूसरा देखो, ये आपका देख सकते हैं, ये सुंडा स्ट्रेट लिखा हुआ है यूं करके, ये इस तरीके से सुंडा स्ट्रेट लिखा हुआ है, ये सुंडा स्ट्रेट। तो ये जावा को सुमात्रा से अलग करती है और जावा सी को इंडियन ओशन से जोड़ती है। ओके, ये ध्यान रखना है। देखो सुंडा स्ट्रेट लिखा है, ये नीला नीला पानी होता है, ये ध्यान रखना। तो सुंडा स्ट्रेट, ये देखो ऊपर जावा सागर है, ये लिखा होगा ये इंडियन ओशन। तो इन सागरों को जोड़ने का काम करती है स्ट्रेट, और भूमि को भूमि से अलग करती है। तो जावा को सुमात्रा से अलग कर रही है। एक ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जहाँ ये एरो है ना, ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये मलेशिया यानी मलय प्रायद्वीप एवं सुमात्रा, ये नीचे का सुमात्रा द्वीप है, इनको अलग कर रही है और साउथ चाइना सी को और इंडियन ओशियन को आपस में कनेक्ट कर रही है। नहीं, इंडिया और श्रीलंका था वो। ओके
देखा, ये टॉपिक मैम पढ़ा दिया है आपने, मैंने पढ़ा दिया ये टॉपिक। बताओ, तो फिर तो ऑफ कर देते हैं क्लास, बस हो गई। आज ये आपकी लास्ट क्लास थी, बेरिंग सी। ये देखो नॉर्थ अमेरिका है और ये एशिया है ना, तो ये बेरिंग सी जो है, तो बेरिंग जल संधि नॉर्थ अमेरिका को एशिया महाद्वीप से अलग कर रही है और आर्कटिक ओशन और नॉर्थ पैसिफिक ओशन को जोड़ रही है। यानी यहाँ एशिया एवं उत्तर अमेरिका को अलग करती है एवं पूर्वी साइबेरिया एवं बेरिंग सागर को जोड़ती है। हाँ, मैम बायोलॉजी की क्लास कब से होगी? ठीक है, बता देंगे। यस मैम, हो गया है ये टॉपिक, ये आपने बता दिया है मैं पहले। मैम वर्कशीट, ठीक है, वर्कशीट में अपलोड करवा दूंगी, जो भी और की रह गई हैं पीवाईक्यूज, बाकी आप अच्छे से करना, आपका सिलेक्शन हो, आप सब मिलने आना सम्मान समारोह में, यही उम्मीद करती हूँ मैं तो। सबके सब मिलने आना सम्मान समारोह में। देखो आप सबको मैं बहुत मिस करने जा रही हूँ, क्योंकि अब तो हम सम्मान समारोह में मिलेंगे सबके सब। तो सबको बेस्ट ऑफ लक और बहुत अच्छे से अपना पेपर करके आना। और जितने भी हम टीचर्स होते हैं उनकी दुआएं हमेशा स्टूडेंट के साथ होती ही होती हैं। आपको ये याद रखना है हमेशा भाई, एक टीचर अपने स्टूडेंट के लिए दुआ ही करेगा भैया, वो हर एक एग्ज़ाम में सफल हो। तो ये देख सकते हैं, ये स्ट्रेट है और ये तस्मानिया सी, ये आप देख सकते हैं, ये तस्मान को और क्या ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि को अलग कर रही है। और ये भूमध्य सागर की कुंजी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर यूरोप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग, यूरोप को अफ्रीका महाद्वीप से क्या कर रही है? अलग। ये आपका मैंने पढ़ा दिया है। कुछ बच्चे बार बार ये कहे जा रहे हैं मैम ये रहने दो, तो चलो तो फिर ऑफ कर दे क्लास, जब ये पढ़ा ही दिया था मैंने। हाँ, चॉकलेट मैं ही ले आऊंगी, बस तुम सिलेक्शन तो ले लेना अच्छे से। हॉर्मुज जल संधि है, ये ध्यान रखेंगे। जो हॉर्मुज जल संधि है वो संयुक्त अरब अमीरात एवं ईरान को अलग करती है और फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। धीरे धीरे करके पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई है। टॉरस जल संधि, टॉरस अराफुरा सागर व कोरल सागर को जोड़ती है। पापुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। मैं इसकी पीडीएफ आज की क्लास में भी दे दूंगी। पृथ्वी की आंतरिक संरचना प्लस ये वाली पीडीएफ दोनों ही मिलेंगी। तो टॉरस स्ट्रेट आपका ये है, ये है टॉरस स्ट्रेट, ये ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से। बस हो गया, अब तो नहीं है कोई सी भी। ताइवान मैंने बताई दिया आपको, ताइवान जल संधि, कुक जल संधि और ये भूमध्य सागर की कुंजी। हाँ मैम, नीतू बघेल, मैं इसका पीडीएफ आपके उसमें डाल दूंगी फोल्डर में। अब बताओ, बस ये इतनी ही थी, जल संधि भी खत्म है, बस हो गई, कंप्लीट हो गई। ये भूमध्य सागर की कुंजी वाली ये है। अब ये न्यूजीलैंड के दोनों द्वीप हैं, एक तो ये उत्तरी द्वीप है और एक ये दक्षिणी द्वीप है, ये ध्यान रखेंगे। ये उत्तरी द्वीप है और ये दक्षिणी द्वीप, तो बीच में कुक जल संधि आ गई, कुक जल संधि। तो कुक जल संधि जो है न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप व दक्षिणी द्वीप को अलग करती है, ये ध्यान रखना है। और ये जो है कुक जल संधि तस्मान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ रही है ना। तो कुक जल संधि दक्षिणी प्रशांत महासागर व तस्मान सागर को जोड़ती है। जो स्ट्रेट होती हैं वो सागरों को जोड़ने का काम करती हैं, और जो ये द्वीप, जो ये अलग होती भूमि को अलग करने का काम। तो न्यूजीलैंड को उत्तरी व दक्षिणी द्वीपों को क्या करती है? अलग करती है। ताइवान स्ट्रेट, जिसे फॉर्मोसा स्ट्रेट भी कहा जाता है, ये ऊपर देखो एक सी है, ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी, तो इनको जोड़ रही है। और ये ताइवान को
चाइना से बिल्कुल अलग कर दिया। तो चाइना और ताइवान देखो कितना अलग हो गया। ताइवान की कैपिटल ताइपे ये लिखी, चाइना ये रही, ये भी आपको ध्यान रखना है। चल अच्छा सौम्या, अभी हाँ ये हो गया। इंग्लिश चैनल मैंने आपको बताया, ये इंग्लिश चैनल है, यूनाइटेड किंगडम और ये फ्रांस को अलग कर रहा है, और ये जोड़ रहा है नॉर्थ सी को नॉर्थ अटलांटिक ओशन से। बस मतलब तुम्हें पता है ना क्या कह रही हूं मैं। जो स्ट्रेट होती हैं वो सागरों को जोड़ती हैं, और जो धरती है उनको अलग करेंगी। चाहे दो देशों को अलग कर रही हो, दो कॉन्टिनेंट को अलग कर रही हो, ए टू जेड कुछ भी हो सकता है, या एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। चलिए अब बताओ आज का सेशन, मैं इसकी पीडीएफ आपको कंप्लीट कर दूं। दो यानी कि आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना और इसकी पीडीएफ चाहिए ना। लो भाई क्लास भी ओवर, आज से ये क्लास आपकी नहीं होने की। मैंने एक एक चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ाया है, बहुत अच्छे से, बहुत ही विस्तार से, हर एक चीज़ आपको मेंशन की हुई मिलेगी, और सब चीज़ें कि कौन सी असंबद्धता एक दूसरे को अलग कर रही हैं, सब। लो ये बना दी पूरी मैंने कंप्लीट पीडीएफ। देखो ये भी जल संधि भी दे दी है मैंने, इसको मैंने एक्सपोर्ट कर दिया है। अब बताओ, मेरी बेटी सो रही है, मैं वरना हम आपको ना दिखाऊं, ऐसा कभी हो सकता है? हाँ बाबू को दिखा दो, देखो सभी कह रहे हैं मैम बाबू को दिखा दो। अब मैं बाबू के बारे में बता दूं, मैं सच बोल रही हूँ, बिल्कुल मैं झूठ तो बोलती ही नहीं, बिल्कुल आपके सामने खड़ी हूँ, वो सो रही है। अगर उस वो जगी होती तो आपको उसकी कुछ ना कुछ आवाज आ जाती, आप कहते थे टमाटर लाल, ये वाले लाल, ये सब चल जाते थे। तो अब वो सो रही है इस टाइम। मैम लास्ट टाइम टकलू को दिखा दो। अच्छा मैं कह तो रही हूँ सो रही है, वरना मैं सबको दिखा देती कसम से। सच में सो रही है वो। कोई नहीं, उस सम्मान समारोह के लिए वेट करो तुम, चलते हुए आएगी तुम्हारे पास चॉकलेट लेने। चलो तुम्हें मैं एक टारगेट दे के जा रही हूँ, सम्मान समारोह में उससे मिलना, वो चलते हुए तुम्हारे पास आएगी और चॉकलेट लेगी। चलो, और मैं तुम्हें दे दूंगी चॉकलेट। तो अभी उसकी तब तक के लिए उसे पेंडिंग कर दो कि हाँ मैम आपने बोला था मैं सम्मान समारोह में उसको लेके तो आऊंगी, आपको पता है वो छोटू है, वो रुकेगी किसके पास, वो किसी के पास नहीं रुकेगी अपनी मम्मी के अलावा। तो तब मिलना सम्मान समारोह में। तब तक के लिए इसलिए तुम्हें अच्छे से अपनी क्या लेनी है, वर्दी लेनी है, यूनिफॉर्म लेके आनी है अच्छे से। चलो अच्छे से, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम करना और हर एक एग्ज़ाम में सफल हो, यही मेरी आप सबके लिए दुआ है। और बहुत अच्छे से रहो, खुश रहो जहाँ भी रहो, और अच्छे से रहो। थैंक यू सो मच। अब हम बाद में मिलेंगे। मेरी शाम में भी क्लास होती है ज्योग्राफी, देखो दोबारा पढ़नी है ना किसी को, मैं बताती हूँ आपको, भी रुक जाओ। तो मेरी शाम में क्लास होती है 5 बजे यूट्यूब पर, तो आप वहाँ पर भी मिल सकते हैं। दूसरी बात, कोई कहता है मैम लिख कर पढ़ा दीजिए, देखो मैं ना जो 5 बजे वाली क्लास है ना, उसके लिए मैंने ना पीडीएफ बनवाई है इस बार। मैं हमेशा इतने दिनों से मैं लिख के ही पढ़ाती हुई आती, इस बार मैंने पीडीएफ बनवाई है। तो आप पीडीएफ से पढ़ना चाहते हो तो तुम्हें पता है वो फ्री पीडीएफ नोट्स में तो मिल जाती है, आप उसको भी देख सकते हैं। और मेरी 62 क्लासेस भी पड़ी हुई हैं, जिसमें मेरी 1 मिलियन पहुंच गए हैं वो उस पर। हाँ मैं ज्योग्राफी की 62 क्लासेस पढ़ी हैं, लिख लिख कर मैंने पढ़ाया हुआ है। आप चाहे तो वो क्लास भी देख सकते हैं 62। बाकी मैंने देखो आपको हर हेल्प कर दी, लिख के पढ़ना हो, क्योंकि इस वाले बैच में मैंने लिख के नहीं पढ़ाया था ना, इसमें वैसे ही पढ़ाया था आपको, क्योंकि मेरी क्लास लेट स्टार्ट हुई थी, ये रीज़न था ना लिख कर पढ़ाने का। चलें अब आज के लिए इतना ही। अच्छे से रहना, खुश रहना हमेशा। थैंक यू सो मच। और छोटी तुम्हें पता है सो रही है, वरना मैं तुम्हारा कहना बिल्कुल मानती। ओके, थैंक यू।
हाँ, क्लास में आएंगे मयंक, मान्यता, जयंत। चलो 2-3 के नाम ले लेती हूँ। मान्यता और नाजरीन है, नाजरीन बानो है, अंकित यादव, पुष्पा चौरसिया, सोनम, सचिन, यास्मीन, हर्षित, तनु, रूपा, समीर। लास्ट क्लास है इसलिए नाम बोल रही हूँ। रवि, रचना। ध्यान रखना कल से नहीं होगी क्लास। ओके। जगदीश, थैंक यू। अच्छे से रहना, मस्त रहना। चलो, प्यारी सी स्माइल तो कर दो सबके सब। हाँ जी, हाँ जी। अब देखो, रिंकू, सोनम, शिल्पा, खुशी, पायल, खुशबू, अमन, लोकेश, चांदनी, अनिकेत, काजल, अरुण, अंशुमन, पिंटू, वंश, राखी, आकाश। भाई सबके नाम बहुत स्पीड से जा रहे हैं, तुम बहुत सारे हो, इस वजह से। विजय, प्रियंका, मुकेश, किसी के अगर नाम ना लिए हो तो तब भी आप, मैं सॉरी बोल रही हूँ। देखो इतने सारों के नाम नहीं ले सकती मैं, आप समझ सकते हो। चले फिर। थैंक यू।